नमस्कार। आरबीआई द्वारा प्रायोजित इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मुझे पक्का यकीन है कि आप सभी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े होंगे, बैंकिंग गतिविधियों में आप जरूर संलग्न होंगे। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की बात हो, गैर बैंकिंग जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत से लोगों का काम होता है और आजकल तो डिजिटल लेन देन काफी बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि चाहे वो बैंकिंग की बात हो, गैर बैंकिंग क्षेत्र की बात हो या फिर डिजिटल लेन देन की बात हो, कई बार हमारे सामने इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि जिसका समाधान हमें ढूंढना पड़ता है कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं, हम किस तरह से अपनी जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढें। इसलिए आरबीआई इस कार्यक्रम को लेकर आया है आपके सामने में, ताकि आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और अपने जो अधिकार हैं उसको लेकर भी काफी सजग रहिए। इस बहुत ही खास कार्यक्रम में इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आपसे उनका परिचय करवा दें। हमारे साथ भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली कार्यालय से जो आरबीआई के लोकपाल सतवंत सिंह सहोता जी वो इस वक्त मौजूद हैं। सहोता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस बहुत ही खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सहोता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इस कार्यक्रम को लाने का मकसद, मोटो, उद्देश्य क्या है? जी, इसमें ओम्बड्समैन स्पीक जो कार्यक्रम है, इसके जरिए हम चाहते हैं कि रिजर्व बैंक की जो स्कीम है, एकीकृत ओम्बड्समैन स्कीम जी, ये दूर दराज में रहने वाले लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे जी, और रिजर्व बैंक में शिकायत निवारण का कार्य कैसे किया जाता है उसके बारे में एक जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाए। ठीक, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है। ठीक है। सहोता जी, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम को चलाते हैं, लोग देखते हैं, तो सवाल ये भी आता है कि जितने भी विनियमित संस्थाएं हैं, क्या वो इस योजना जो एकीकृत लोकपाल योजना 2021 है उसके दायरे में आते हैं या फिर कुछ छूट भी जाते हैं? जी, इसमें जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक जिनको हम कहते हैं, वो सब कमर्शियल बैंक इसमें आते हैं। आपके जितनी भी गैर वित्तीय संस्थाएं हैं वो आती हैं इसमें। और जितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो 50 करोड़ से ऊपर वाले जो डिपॉजिट्स जिनके हैं, जमा राशि है, वो इसमें कवर होते हैं। और जितनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो इसमें कवर होती हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल सहोता जी कि चूंकि आप आरबीआई के लोकपाल हैं, कौन होता है, किस तरह से ये जो लोकपाल होते हैं उनका चयन होता है? जी, ये रिजर्व बैंक में लोकपाल जो वरिष्ठ अधिकारी होता है वो अपॉइंट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। इसमें लोकपाल होता है और उप लोकपाल होते हैं। ये दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और कम से कम 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। 3 साल के लिए जी। और हमने जब कहा कि ये योजना है और काफी लाभकारी है हमारे तमाम जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और या फिर जो बैंकिंग के कामकाज में संलग्न है उनके लिए सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये योजना है, उसके लाभ क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, किस तरह से ये आम उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है? इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि ये निःशुल्क है। आप इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओके। और ये निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर आप जिस विनियमित संस्था से आपकी शिकायत है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप रिजर्व बैंक की इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं अपनी शिकायत को। एक समय सीमा निर्धारित है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। और ये समय सीमा कितनी होती है? ये समय सीमा 30 दिन की है। 30 जब आप अपने विनियमित संस्था जिससे आप की शिकायत है वहाँ पे शिकायत करने के बाद अगर आपको आपका कोई जवाब नहीं मिलता है या असंतुष्ट जवाब मिलता है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसको रिजर्व बैंक लोकपाल ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक
पोर्टल है, CMS पोर्टल है, ओके। जिसमें कि आप ऑनलाइन अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद ये फिर लोकपाल ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पे कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई होती है। तो क्या इसमें सौता जी ये भी हम कह सकते हैं कि एक तो 30 दिन का आपने दिया वक्त, अगर उसके बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप CMS पोर्टल के जरिए वो शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। वहां पे कोई टाइम फ्रेम, वहां पे कितने दिनों में उस समस्या का समाधान वहां हो पे ऐसा कोई अभी टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है, क्योंकि इसमें जो आप शिकायत दर्ज कराते हैं उसमें आपके पास से भी हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमें जो विनियमित संस्था है उससे भी जानकारी लेनी पड़ती है। वो सब जानकारी लेके, और अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट रही जिसमें कि हम आपको जो शिकायत करता है उनको अपने दफ्तर में बुलाते हैं, विनियमित संस्था के लोगों को भी बुलाते हैं, और आपस में कोशिश ये रहती है कि एक सेटलमेंट हो जाए। तो इस कारण से उसमें जितना नॉर्मल टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है। बाकी ऐसा कोई टाइम लिमिट इसमें फिक्स समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है सौता जी, एक ये भी सवाल आता है, प्रश्न आता है लोगों के मन में कि जो बैंकिंग या गैर बैंकिंग संस्थानें हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो किसी न किसी कानून और नियम के तहत आ रहे हैं, उनके खिलाफ तो शिकायत है, एक चैनल है, उसके जरिए आप शिकायत कर पाएंगे। लेकिन जब आपको शिकायत ऐसी संस्था के खिलाफ करनी हो जो कि उस दायरे में आते ही ना हो, तो तरीका क्या है, वो शिकायत कहाँ कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या हो? तो वो शिकायत भी हमारे जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पे हर क्षेत्रीय कार्यालय में एक डिपार्टमेंट है जिसका CEPC कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन है। वहाँ पे आप जाके अपनी शिकायत दे सकते हैं, जो वहाँ पे अटेंड होती है। उसमें भी वही सारी चीजें अप्लाई होंगी, टाइम फ्रेम, कितने दिनों में आपकी बातों को सुना जाएगा, या उसके कुछ अलग हैं? देखिए, इसमें ये जरूरी है कि आप रिजर्व बैंक में आने से पहले जो आपकी विनियमित संस्था है उसके पास जाके आप शिकायत के लिए अपनी शिकायत वहां पे दर्ज कराएं, क्योंकि वो आपका पहला कांटेक्ट पॉइंट है जहां पे कि आपकी शिकायत का समाधान हो सकता है। तो आपको वहां पे पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी है, और 30 दिन के अंदर अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है, या जो जवाब मिलता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप रिजर्व बैंक में या तो लोकपाल कार्यालय के लिए या फिर जो CPC है डिपार्टमेंट, उसके लिए आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं पोर्टल पे। ठीक है। कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे सहोता जी कि अगर हमें कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, हमारी कोई शिकायत है, तो उसको दर्ज करने का तरीका क्या ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, उनको नहीं पता है कैसे किया जाता है। उसके लिए क्या तरीका है, ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी? ये पहले तो ऑनलाइन कर सकते हैं, और दूसरा ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, और या आके हमारे ऑफिस में भी दे सकते हैं। और उस जो भौतिक रूप से हमारे यहाँ शिकायत दी जाती है उसको हम खुद CMS पोर्टल में एंट्री करते हैं। अच्छा, तो ये आप ऑफलाइन आप पोस्ट के जरिए भी अपनी शिकायत को लिख के और लोकपाल के पते पे आप भेज सकते हैं जी। और उसके बाद फिर आप लोग उनको रिप्लाई करते हैं। अगर वो उस जवाब से फिर संतुष्ट ना हो तो फिर ये पत्राचार चलते रहता है, उसके बाद उसका समाधान होता है। जी, ठीक है। अगला सवाल ये कि मैं इस कार्यक्रम को इसलिए भी बहुत ही सरल शब्दों में आपके लेकर आया हूं कि बहुत से लोग आजकल जिस तरह से देख रहे हैं ठगी और धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, इसलिए RBI का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। हमारे साथ खुद RBI के लोकपाल इस वक्त मौजूद हैं और इनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर उसको अपने जीवन में भी अपनाइए, ताकि आपके सामने किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आ सके। अगला सवाल सहोता जी आपसे यह भी होगा कि जब कोई शिकायत दर्ज कराना चाहता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वो संलग्न करे उसके साथ? पहली चीज तो ये है कि शिकायतकर्ता को अपना नाम, अपना पता, अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर और इन सब के बारे में आपकी जो पर्सनल जानकारी है, जिससे कि हम उसके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकें, ये पूरी जानकारी उसको देनी चाहिए। ओके। जो फॉर्म रहता है ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसमें ये पूरी जानकारी के लिए
जगह रहती है, ये पूरी जानकारी दे। उस पर लिखा होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। जी, ठीक है। इसने कब अपनी विनियमित संस्था को अप्लाई किया था, क्या क्या उन्होंने उनको दिया था डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे अपने केस से संबंधित, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, और उनसे उनको क्या उत्तर मिला था, क्या रिप्लाई मिला था, वो भी हमें देना होता है। और उसके अलावा वो अपने केस से संबंधित जो भी जानकारी हमें देना चाहें, क्योंकि जितनी आप जानकारी हमें देंगे उससे हमें सुविधा रहेगी, आपके शिकायत का निवारण कैसे हो उसमें सुविधा रहेगी, और वो जल्दी हो सकेगा। तो जितना आप जानकारी हमें देंगे उतनी ज्यादा सुविधा हमें रहेगी और समय भी कम लगेगा उसमें। तो ये आप कह सकते हैं कि सिटीजन फ्रेंडली, कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना भी हों, कई बार गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में भी आप जाइए, फिजिकली जाइए, और वहाँ पे जो दोनों के बीच में है विनियमित संस्था और आपके बीच में एक सुलह कराने की कोशिश की जाती है। अगला सवाल सर ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है या फिर कोई और परेशानी है और वो नहीं जा सकता है फिजिकली, चाहे वो ऑनलाइन भी या फिर ऑफलाइन भी अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए, तो उसके लिए आरबीआई की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जो दिव्यांग या सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो नहीं आ सकते हैं, तो वो किसी के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं हमें, लेकिन वो एडवोकेट नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि स्कीम में एडवोकेट का प्रोविजन नहीं है। तो जो उनके जानकार या उनके संबंधी हों, जो उस केस के बारे में जानते हों और उस केस के बारे में हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें, जिनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस है, उनके साथ उनको भेज सकते हैं। उनके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, उनके परिवार के लोग जानकार भी हो सकते हैं। जी, ठीक है। तो इसके जरिए भी आप अपनी शिकायत को वहां पे दे सकते हैं, अगर आप फिजिकली आप न जा सके तो। अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल सौदा जी, कि क्या शिकायत या क्षतिपूर्ति में शामिल जो राशि है उसकी कोई सीमा है, लिमिट है, जिसे आरबीआई लोकपाल उसे स्वीकृत कर सकता है? जी, अगर क्षतिपूर्ति स्थापित हो जाती है कि क्षति हुई है इस राशि की, तो उसकी पूर्ति के लिए लगभग 20 लाख तक का जो अमाउंट है वो हम दे सकते हैं। 20 लाख तक का अमाउंट, ठीक है। और मेंटल हैरासमेंट हो या जिसको आप प्रताड़ना बोलते हैं वो हुई हो, तो उस पे 1 लाख तक का कॉम्पनसेशन हम अप्रूव कर सकते हैं। ये कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं कि किस को कितना कॉम्पनसेट दिया जाए? ये मेरिट टू मेरिट? ये मेरिट टू मेरिट रहता है, और दूसरा डिपेंड करता है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उस केस में टोटल जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो कितनी है। ओके। और इसको कितनी बार, या तो बहुत बार आना जाना रहा हो, बैंक ने परेशान किया हो कि आप अब आइए, कल आइए, परसों आइए, मेंटली जो वो किया हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और केस का टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आरबीआई के लोकपाल सहोता जी कह रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं, आप अपने शिकायत को कैसे दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम बातें यहाँ पे हो रही हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए, इस कार्यक्रम को देखते रहिए। यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं कुछ अहम बिंदुओं पर आगे भी आपसे हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
पैसे डबल। ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के, 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देखा हमारा विशेष कार्यक्रम आरबीआई का, ये जो बहुत ही खास कार्यक्रम है, और इसमें हमारे साथ आरबीआई के लोकपाल सहोता जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अगला सवाल कि जब कोई शिकायत, जो कोई कंप्लेन आपके पास, लोकपाल के पास आती है शिकायत, तो उसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है, वो क्या होता है, किस तरह से होता है वो? जब भी कोई शिकायत हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि ये स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है। ठीक है। स्वीकार्य होती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे की उसमें प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन अगर अस्वीकार्य हो, अस्वीकार्य 2-3 कारणों से हो सकती है। पहला कारण ये रहता है कि आपने विनियमित संस्था को अप्रोच ही नहीं किया, ओके, या आपने उनको अप्रोच किया है लेकिन 30 दिन का समय अभी पूरा नहीं हुआ, या फिर आपकी जो शिकायत है वो लोकपाल कार्यालय में पहले देखी जा चुकी है और उस पर कोई निवारण किया जा चुका है, और या फिर ये कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हुआ है इस पे, या ये कोर्ट में लंबित है, तब हम इसको अस्वीकार करते हैं। और जब स्वीकार्य हो जाती है तब फिर उसमें पूरी प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें हम देखते हैं कि इन जो शिकायत करता है उनकी डिमांड क्या है, उन्होंने क्या मांगा है, क्या शिकायत है और वो क्या चाहते हैं। और फिर हम जो विनियमित संस्था है उससे पूरी जानकारी बुलाते हैं और उस जानकारी को, और जो जानकारी शिकायतकर्ता ने दी है उसको देखते हैं। कोशिश करते हैं कि आपस में सलाह से केस शिकायत का निवारण हो जाए, और अगर नहीं होता है निवारण तो फिर हम उसमें सारा केस देखने के बाद डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपना डिसीजन देते हैं कि इसमें विनियमित संस्था को ये करना है, या विनियमित संस्था को ये नहीं करना है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लंबित है, तो आप उसको अस्वीकार कर देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आमतौर पे ये रहता है कि एक संस्था ऑलरेडी पहले से ही उस केस को देख रही है, और कोर्ट का जो भी डिसीजन रहता है वो हर एक के लिए मान्य रहता है। तो इस कारण से उसी केस को साइमल्टेनियसली देखना या एक साथ देखना का औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब। और ये जो अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूं सर से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आजकल डिजिटल बैंकिंग जब हम करते हैं, और आप देखते होंगे कि समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में धोखाधड़ी की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, न्यूज़ इसको लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जो आरबीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था है। ये सहोता जी, जो आरबीआई है वो कैसे आम लोगों को, और जब हम कहते हैं आम लोग, उसमें शिक्षित भी हैं, अशिक्षित हैं, सेमी लिटरेट हैं, एक बहुत ही विविध हमारा जनसांख्यिकी समूह है। ऐसे में आरबीआई कैसे उन तक पहुंचता है, कैसे उनको जागरूक करता है ताकि वो इस तरह के फ्रॉड में, धोखाधड़ी से वो बच सके? देखिए, डिजिटल धोखाधड़ी 2 कारणों से आमतौर पे होती है। पहला एक लालच होता है कि सामने वाला जो जालसाज है उसने कोई लालच दिया है कि आपके पैसे
आप इतना लगाएंगे, इतने समय में, इतने कम समय में उस बढ़ोतरी हो दोगुना हो जाएगी, जाएगा, उसमें तीन गुना दुगना हो हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। और एक रहता है इग्नोरेंस रहती है कि हमें जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। ओके। तो इग्नोरेंस के लिए एक ही रास्ता होता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस कार्यक्रम जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकें, ताकि लोगों के बीच इस बात की जानकारी रहे कि उनको क्या करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए। तो इस संबंध में रिजर्व बैंक बहुत सारे प्रोग्राम करता है। ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि जानकारी लोगों को दी जा जागरूक रही है करने की लोगों को, कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा विनियमित संस्थाएं जो हैं उनको भी ये बताया गया है कि वो भी समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें, और वो जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे वो लोग ये प्रोग्राम करते हैं, और रिजर्व बैंक भी जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो लोग ये प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। आप लोगों ने देखा होगा एक आरबीआई का टैगलाइन है, जानकार बनिए, जानकार रहिए, सतर्क जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि आप सुरक्षित रहिए। आपको लगता है सहोता जी कि आरबीआई की तरफ से भी और हमारे जैसे जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, हम लगातार इस कार्यक्रम को दिखाते रहते हैं, बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, धोखाधड़ी की समस्याएं लोगों में हो रही हैं, ऐसे में लगता है कि और भी आरबीआई को भी और जो विनियमित संस्थाएं हैं उनको और भी लोगों तक जाने की और उन्हें अवेयर करने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल इस चीज की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में भी ये आना चाहिए कि हमें सतर्क रहना है। क्या फाइनेंशियली लिटरेट होना भी बहुत जरूरी है? फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। हमें वैसे ही लोग शिकार हो जाते हैं ठगी का और धोखाधड़ी का, जो इलिटरेट होते हैं फाइनेंशियली। जी, बिल्कुल सही बात है। तो उनको लिटरेट होना चाहिए, चाहे वो टेलीविजन चैनलों के जरिए, समाचार के जरिए, या फिर इस तरह के प्रोग्राम के जरिए। आपकी बातों को सुनकर मुझे लगता है इन सब के जरिए, ये सब माध्यम हैं आपको फाइनेंशियली लिटरेट करने के। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो रुकिए, उसको समझिए, और उसके बाद उस पर जो भी आपको एक्शन लेना है वो लीजिए। कई बार होता है कि आपके पास कोई मैसेज आया, आपने बगैर सोचे समझे उसको क्लिक कर दिया, और क्लिक कर दिया और आपके फोन पे या आपके कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम डाउनलोड हो गया और उसने आपका पूरा सिस्टम हैक कर लिया। तो वो चीज़ों से बचने के लिए आपके पास कोई भी मैसेज आता है, उसको एकदम से, अगर आप उसको जानते नहीं हैं, उस नंबर से पहचान नहीं है आपकी, तो उसको डाउनलोड मत कीजिए, क्लिक बिल्कुल भी मत कीजिए। रुकिए, समझिए, और उसके बाद जो भी आपको एक्शन लेना है उस पर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें, और हमारे आपके दैनिक जीवन से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। किस तरह से मेल के जरिए, एसएमएस के जरिए, ओटीपी के जरिए इस तरह की धोखाधड़ी होती है। तो आप बिना जाने समझे इस तरह की किसी भी लिंक पर आप उसे क्लिक ना करें। ये आपके सेफ्टी के लिए, आपके फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी। तो खासकर मैं कहना चाहूंगा कि जो सर्च इंजन्स के थ्रू हम ढूंढते हैं नंबर्स, एड्रेसेस, वहां से जो भी नंबर एड्रेस आता है वो सही नहीं होते हैं, तो उनको कभी भी क्लिक मत कीजिए। अगर आपके पास किसी बैंक की सेवा से संबंधित कोई मेल आता है या कोई ऐप आता है, तो उसके लिए आप पहले अपने बैंक से बात कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए, और उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लीजिए। एक आखिरी सवाल सहोता जी, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं, आप आरबीआई के लोकपाल हैं, और आपकी बातों को लोग समझते हैं, जानते हैं, आत्मसात करते हैं। ऐसे में आखिरी इस कार्यक्रम के अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे उन तमाम दर्शकों को जो कि बहुत ही दूर दराज में, गांव में रहते हैं और बैंकिंग और इस तरह के डिजिटल लेन देन में वो आप इन्वॉल्व हैं? क्या संदेश होगा आपका एक आरबीआई के लोकपाल के तरीके से? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं तो अपना पासवर्ड सुरक्षित रखिए, किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए,
और कोई भी एक्शन लेने से पहले रुकिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सतवंत सिंह सहोता जी, आरबीआई के लोकपाल, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जो मोटी बात और टैग की बात, अगर मैं कहूं पंच लाइन की बात, कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपके पैसे की बात है, आपकी गाढ़ी कमाई की बात है, और इसलिए जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं आरबीआई की तरफ से, तो इसको आप देखिए, समझिए और अपने वित्तीय लेन देन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया, उनको फॉलो कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आरबीआई के ओम्बुड्समैन के जरिए आप अपनी शिकायत को रख सकते हैं। वो सारी जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको देने की कोशिश की। एक बार फिर से सतवंत सिंह सहोता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।